Hello and good morning to all. Our next topic is challenges to political parties. अभी तक हमने जो टॉपिक्स किए हैं वो मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारा कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट हमने रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था. रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड द स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़. जस्ट नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़. क्या क्या चुनौतियां हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने. वी हैव सीन हाउ क्रूशियल पॉलिटिकल पार्टीज़ आर फॉर द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी. कि डेमोक्रेसी में काम करना पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कितना मुश्किल है ये हम यहाँ पे देखेंगे. कि भाई जो पार्टीज़ हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे विजिबल फेस है डेमोक्रेसी में. अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है तो हम डेमोक्रेसी को नहीं मान सकते. एंड इट्स नेचुरल दैट पीपल ब्लेम पार्टीज़ फॉर वट एवर इज़ रॉन्ग विद द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी. और ये एक और बात, ये बिल्कुल एक नेचुरल सी बात है कि लोग सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही ब्लेम करते हैं. अगर देश के अंदर कोई भी गलत काम हो रहा है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही माना जाता है. All over the world, people express strong dissatisfaction with the failure of political parties to perform their functions well. पूरे दुनिया के अंदर यही बात है कि लोग जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के फेलिंग के ऊपर अपना असंतोष जताते हैं, अपना डिससेटिस्फेक्शन बताते हैं. कि वो यही कहते हैं द पॉलिटिकल पार्टीज़ आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दे आर नॉट फंक्शनिंग वेल. एंड दिस इज़ ऑल्सो इन द केस ऑफ आवर कंट्री. ये सेम एज यही हमारे देश से भी रिलेटेड है. हमारे देश में भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमेशा उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है. एज वेल एज द पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन एंड क्रिटिसिज्म हैज़ फोकस्ड ऑन 4 प्रॉब्लम एरियाज इन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. कहते हैं ये जो डिससेटिस्फैक्शन है या क्रिटिसिज्म है, इससे 4 प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा जिक्र होता है. पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने कौन कौन सी 4 मेजर चैलेंजेस या 4 मेजर प्रॉब्लम्स है. उन प्रॉब्लम्स को फेस करना पॉलिटिकल पार्टीज़ को फेस करना पड़ता है. और उसके ये भी ज़रूरी है, इट शुड ओवरकम दिस चैलेंजेस इन ऑर्डर टू रिमेन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी को स्मूदन मैनर से चलाने के लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इन चैलेंजेस पर ओवरकम करें. लेकिन फर्स्टली हमें यही डिस्कस करना होगा व्हाट आर द चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़. ओके, लेट्स discuss first one, lack of internal democracy. This is the first heading of this question. लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ सपोर्टर्स, लीडर्स और एक्टिव मेंबर्स होते हैं, उनके बीच में भी डेमोक्रेसी होते हैं. डेमोक्रेसी होना मतलब उनमें सभी को राइट मिलना, सभी को अपने डिसीजन देने की पावर होना. तो ये क्या होती है, इंटरनल डेमोक्रेसी. लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं पाई जाती. ना तो इलेक्शन करवाए जाते उनके उस पार्टी के अंदर. मैं यहाँ कंट्री के बारे में बात नहीं की जा रही. कंट्री में तो इलेक्शन होते हैं तब तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेट करती हैं. बट अगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें भी इलेक्शन होते हैं और उसमें जो टॉप लीडर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाता है. बट यहाँ इंडिया में क्या देखने को मिला है कि यहाँ पर कमी है, इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी है. ये और बताते हैं कि भाई एक टेंडेंसी बनी हुई है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ टुवार्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप. कि ये जो पावर है, मेन जो पावर है वो सिर्फ कुछ ही लीडर्स के हाथ में रहती है, जो टॉप लीडर्स हैं. और वही अपनी मर्ज़ी से सारे डिसीजंस लेते हैं पार्टीज़ के लिए. पार्टी का पूरा प्रोपागेंडा भी वही तैयार करते हैं. पार्टीज़ डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर. अब क्या क्या नहीं मिलता पार्टीज़ में. पार्टीज़ का एक तो मेंबरशिप रजिस्टर नहीं मिलता, ना ही ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग की जाती हैं टाइम टू टाइम. कुछ मीटिंग होती हैं, वो मीटिंग में सभी एक्टिव मेंबर और फॉलोवर सभी शामिल नहीं होते. सिर्फ और सिर्फ जो टॉप लीडर है वही अपनी मीटिंग कर लेते हैं और सारे फैसले ले लेते हैं. ना ही क्या किया जाता है, ना ही कोई इंटरनल इलेक्शन किया जाता है रेगुलरली मतलब 1 साल 2 साल 6 महीने जो भी टाइम है उनका अपना, या 5 साल, उसके दौरान वो उस रेगुलर मैनर से वो कोई भी अपने इंटरनल इलेक्शंस भी नहीं करते. जो आम आदमी हैं उनको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है. पार्टी में के अंदर क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड द पार्टी, दिस इंफॉर्मेशन इज़ नॉट गिवन टू द पीपल. as well as they do not have the means or the
कनेक्शंस नीडेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस। यहाँ तक कि ना तो उनके पास कोई मीन्स कोई साधन होता है, ना कोई ऐसे कनेक्शंस होते जिससे वो डिसीजंस ले सके। एज ए रिजल्ट द लीडर एज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजन इन द नेम ऑफ द पार्टी। मीन्स क्या हुआ कि ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टी only the top leaders has the power to take the decisions, and since one or the few leaders exercise paramount power in the party, those who disagree with the leadership find it। ये कह रहे हैं कि भाई सिर्फ वही बात फिर यहाँ रिपीट हो रही है कि जो टॉप लीडर्स हैं वही सारी पावर्स को यूज़ करते हैं। इवन सेम यहाँ कार्टून भी दिखा रखा है। ये जो है ये बर्लुस्कोनी प्राइम मिनिस्टर इटली के, उनका दिखाया हुआ है। ये वन बिजनेसमैन है, टॉप बिजनेसमैन इटली के, और उन्होंने क्या है वहाँ पर एक पार्टी है फोर्जा इटालिया की लीडर के रूप में काम किया था, जो 1993 में बनी थी। और ये उनकी कंपनी है, हिज कंपनी ऑन्स टीवी channels, the most important publishing company, a football club and a bank. The cartoon was made during the last elections। अब ये इलेक्शन टाइम में क्या है कि इनको एक पपेट बना रखा है, जैसा ये चाहता है वैसे ही ये काम कर रहे हैं। इट मीन्स ऑल द पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द टॉप लीडर। द सेकेंड चैलेंज, डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन होता क्या है? ये होता है भाई भतीजावाद। तो भाई भतीजावाद क्या होता है? जो अपने ही रिश्तेदार है, अपने ही भाई बंधु हैं, उन्हीं को टिकट देना इलेक्शंस के अंदर, और किसी को जो भी एबल कैंडिडेट है उनको आने की परमिशन नहीं दी जाती, उनको टिकट नहीं दी जाती। इससे क्या होता है, जो उनका टैलेंट है वो वहीं के वहीं दबा रह जाता है। सिंस मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर देयर फंक्शनिंग, कि जो पार्टीज़ हैं वो ट्रांसपेरेंट मैनर से काम नहीं करते। कैसे कि सबको पता नहीं चलता कि क्या डिसीजंस लेने हैं। देयर आर वेरी फ्यू वेज फॉर द ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज टू द टॉप इन द पार्टी। यहाँ पर जो ऑर्डिनरी वर्कर है, जो आम कार्यकर्ता है, आम कार्यकर्ता के लिए टॉप में आना एक मुश्किल काम होता है। बहुत ही कम तरीके हैं जिससे कि वो टॉप में आए, बल्कि उनको वही एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह ही रहना पड़ता है। Those who happen to be the leader are in the position of unfair advantage to favor people close to them or even their family members। यहाँ पर अनफेयर एडवांटेज ली जाती है, गलत तरीका अपनाया जाता है, जिससे सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर या उसके जो क्लोज हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो कोई अपने फ्रेंड्स हैं, सिर्फ उन्हीं को परमिशन दी जाती है। प्लीज़, द टॉप पोजीशंस आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ वन फैमिली। कहते हैं कि पार्टी में जो टॉप पोजीशंस है वो एक ही फैमिली के मेंबर्स के हाथ में होती है, लाइक द कांग्रेस पार्टी। दिस इज़ अनफेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ दैट पार्टी। दिस इज़ ऑल्सो बैड फॉर द डेमोक्रेसी। ये बहुत गलत तरीका है और ये डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा नहीं है। इट इज़ नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी। People who do not have adequate experience or popular support come to occupy position of power। वे लोग जिनको ना तो एक्सपीरियंस होता है, ना उनको कोई पॉपुलर सपोर्ट होता है, फिर भी उनको पोजीशन मिल जाती है, फिर भी उनको उनके हाथों में पावर आ जाती है, कोई मिनिस्ट्री उनको दे दी जाती है, जिससे वो प्रॉपर काम भी नहीं कर पाते हैं। एज वेल एज ए टेंडेंसी इज प्रेजेंट इन सम मेजर ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इन सम ऑफ द ओल्डर डेमोक्रेसी। यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी पुरानी लोकतंत्र हैं, पुराने लोकतांत्रिक देश, जहाँ पर ये चैलेंजेस सामने आता है। तो ये कौन सा होता है? ये सेकंड हमने किया, डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन में सिर्फ और सिर्फ मेन बात क्या आ गई है कि अपने ही क्लोज मेंबर्स को, अपने ही रिलेटिव्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को ही टॉप पोजीशंस पे रखना। नेक्स्ट वन, मनी एंड मसल पावर। तो जो बात की जा रही है मनी एंड मसल पावर, जो हमने 9th में भी डिस्कस किया था। मनी पावर यूज़ की जाती है जब इलेक्शन टाइम आता है, तो जो पार्टीज़ है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। जो भी लोअर वोटर्स हैं, लोअर सेक्शन के, उन सबको पैसा दिया जाता है और टिकट खरीद ली जाती है। ये अनफेयर मीन्स को अपनाया जाता है। अगर कोई ऐसा करने से मना भी करता है तो उसके लिए मसल पावर यूज़ की जाती है, मतलब उनसे ज़बरदस्ती की जाती है, अपने साथ लठैत या लठियाल रखे जाते हैं और वो जो है लोगों को मार के, पीट के, धमका के उनसे वोट को छीन लेते हैं। सिंस पार्टीज़ आर फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग इलेक्शन, पार्टीज़ का सिर्फ और सिर्फ एक मेन मकसद यही होता है कि इलेक्शन में जीतना है, चाहे कैसे भी हो, चाहे पैसा खर्च करके, चाहे मसल पावर यूज़ करके। दे टेंड टू यूज़ टू शॉर्टकट टू विन द इलेक्शन, टेंड टू नॉमिनेट देयर कैंडिडेट हु हैव और कैन रेज लॉट्स ऑफ मनी। वो शॉर्टकट अपनाते हैं इलेक्शन में जीतने के लिए, अपने कैंडिडेट का नाम नॉमिनेट करवाते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा पैसा भी दे सकते हैं। अमीर लोग होते हैं या फिर कुछ कंपनी जो है इनके लिए पैसा खर्च करती हैं। इन सम केसेस पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल हु कैन विन इलेक्शन
कई बार पार्टी क्या है, कुछ क्रिमिनल को भी सपोर्ट करते हैं और वो क्रिमिनल्स जो है वो इलेक्शन में जीत सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होती है, मसल पावर होती है। डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग रोल ऑफ रिच पीपल एंड बिग कंपनीज इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो डेमोक्रेट्स का सीधी सी बात क्या है, पूरे वर्ल्ड में जो डेमोक्रेट्स हैं, जो लोकतांत्रिक विचारधारा के लोग हैं, अब उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेसी में अमीर लोगों का और या बड़ी बड़ी कंपनियों का हाथ या उनका जो इंटरफेयर है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो थर्ड जो हमने चैलेंज किया है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, दैट इज़ मनी एंड मसल पावर। नाउ द नेक्स्ट चैलेंज, दैट इज़ फोर्थ, मीनिंगफुल चॉइस। लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस मतलब कोई भी पार्टी एक क्लियर कट चॉइस लोगों के सामने नहीं रखता है। उनका मिली जुली प्रोपागेंडा होता है, सेम फैसिलिटीज़ देने की बात करते हैं, हर कोई एम्प्लॉयमेंट पे बात करता है कि सबको रोज़गार दिया जाएगा, सबको सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, पानी की बिजली की सुविधा दी जाएगी। तो इस तरीके की उनकी बातें होती हैं। फोर्थ चैलेंज इज़ दैट वेरी ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस, और इसका अगर आप हेडिंग बनाओगे तो बनेगा लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। In order to offer meaningful choice, parties must be significantly different. In recent years, there has been a decline in the ideological difference. उनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंस में कोई बहुत ही कम है, कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा, वो माइनर सा होता है। जैसे लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी है ब्रिटेन में, तो यह इनके बीच में बहुत ही कम डिफरेंस है इनके प्रोपागेंडा में, इनके जो इन्होंने आइडियोलॉजी पेश की है लोगों के सामने, दैट इज़ वेरी लेस। They agree on more fundamental aspects but differ only in detail on how policies are to be framed. अगर फंडामेंटल आस्पेक्ट देखा जाए तो सेम है, लेकिन अगर उनका पॉलिसीज़ के बारे में देखा जाए तो वो थोड़ा सा डिफर है। इन आवर कंट्री टू, हम अपने देश की बात करते हैं, इंडिया की, यहाँ पर भी क्या बताया गया है, द डिफरेंस अमंग ऑल द मेजर पार्टीज ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव रिड्यूस्ड, कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पर सभी पार्टीज़ में कोई डिफरेंस नहीं मिल रहा। और इकोनॉमिक पॉलिसीज अभी बताया मैंने कि सबको रोज़गार देना, अलग अलग प्लान शुरू करना, अलग अलग स्कीम शुरू करना, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ये तो सबका ऑलमोस्ट सेम ही मिलता है। Those who want really different policies have no option available to them. Sometimes people cannot even elect very different leader either because the same set of leaders keep shifting from one party to another. अब क्या है, कभी ऐसा होता है कि जो पर्सन है वो डिफरेंट लीडर को इलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वही लीडर होते हैं, वही पार्टी बदलते रहते हैं, एक दूसरे में आते जाते रहते हैं, तो उनका सेम वही सोच रहेगी, वही आइडियोलॉजी रहेगी। तो ये हमने यहाँ पर 4 चैलेंजेस किए और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, पार्टियों में सुधार कैसे किया जा सकता है। जैसे चैलेंजेस बताए, भी चैलेंजेस हैं उनके सामने, मतलब कमियां हैं, क्या क्या कमी है वो तो हमने अभी 4 कमियां अभी यहाँ पे बता दी आपको। लेकिन नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि कमियों में सुधार कैसे किया जा सकता है, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। तो ये वही है, यहाँ पे आ जाओ आप सीधे। एक पॉइंट है यहाँ पे डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या होता है ये देखो, डिफेक्शन होता है दल बदल, पार्टी बदलना, चेंजिंग पार्टी अलायंस फ्रॉम वन पार्टी टू द अनदर एंड विच अ पर्सन गॉट इलेक्टेड टू ए डिफरेंट पार्टी। यानी कि एक पार्टी में जो आदमी जो इलेक्टेड हुआ उस पार्टी को छोड़कर वो दूसरी पार्टी में चले जाना, ये डिफेक्शन कहलाता है। लेकिन इसमें सुधार करने के लिए इस डिफेक्शन को भी आप चैलेंजेस में डाल सकते हो। पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो चैलेंज है उसमें आप इसको डाल सकते हो, 5वां पॉइंट आपका बन जाएगा। लेकिन अब इन कमियों को सुधारने के लिए सरकार ने क्या क्या सुधार किए हैं, क्या क्या कदम उठाए हैं। तो सबसे पहला है एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया है। एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब जो दल बदल की नीति है उसको रोकने के लिए एक लॉ बना दिया, कानून बना दिया और उसका नाम रख दिया गया एंटी डिफेक्शन लॉ। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ सुधार किया गया और इसमें ये प्रिवेंट किया गया है कि इलेक्टेड एमएलए और एमपीज़ वो पार्टी नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा करते भी हैं तो उस रिप्रेजेंटेटिव को पहले अपनी उस पार्टी को छोड़ना पड़ेगा, उस पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा एज ए एमएलए, एज ए एमपी, और उसके बाद वो पार्टी बदल सकते हैं। देन नाउ द लॉ सेज दैट इफ़ एनी एमएलए
और MP चेंज द पार्टी, अगर कोई MLA और MP पार्टी चेंज करता है, ही और सी विल लॉस द सीट इन द लेजिस्लेचर, तो उसको जो लेजिस्लेचर है, कार्यपालिका है, उसमें उसको कोई भी सीट नहीं दी जाएगी, उसको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। द न्यू लॉ हैज़ हेल्प ब्रिंग डिफेक्शन डाउन, और जो ये नया लॉ बनाया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इससे दल बदल कम हो गया है। अब जो ये थे पार्टी मेंबर्स हैं, जो लीडर हैं, उन्होंने पार्टी को बदलना कम कर दिया है, वरना पहले बहुत ज़्यादा डिफेक्शन हुआ करता था। एट द सेम टाइम दिस हैज़ मेड एनी डिसेंट इवन मोर डिफ़िकल्ट। MP और MLAs हैव टू एक्सेप्ट वट एवर द पार्टी लीडर डिसाइड। MP और MLA को अब वही एक्सेप्ट करना होता है जो पार्टी के लीडर डिसाइड करते हैं। तो अभी होगा, पहले वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे तो पार्टी छोड़ देते थे, बट अब ऐसा नहीं है। नाउ द सेकेंड रिफॉर्मेशन, दूसरा सुधार जो किया गया है, वो जो हमारी सरकार ने किया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्मेशन है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है आपका। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्मेशन कौन कौन से किए हैं? एक तो आपका किया है एफिडेविट का, और दूसरा हो गया एंटी डिफेक्शन लॉ। तो हम बात करते हैं एफिडेविट। सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया ताकि पैसे का और क्रिमिनल का जो मसल पावर है उसके प्रभाव को कम किया जा सके। ये मैंडेटरी कर दिया कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करेगा तो उसको एक एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा, एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, जिस एफिडेविट में उसकी सारी प्रॉपर्टी और उसके सारे क्रिमिनल केसेस के बारे में उसका पूरा डाटा जमा करवाया जाएगा। ये जो नया सिस्टम बनाया गया है, इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है पब्लिक को, किसके बारे में? उस कैंडिडेट के बारे में। बट देयर इज़ नो सिस्टम ऑफ चेक इन इफ़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इज़ ट्रू। लेकिन एक और कमी है यहाँ पे, एफिडेविट तो जमा करवाया जा रहा है लेकिन कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं जो इसको चेक करे कि भाई हाँ भाई जो एफिडेविट जमा करवाया जा रहा है वो गलत है या ठीक है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है प्रॉपर्टी की या क्रिमिनल केसेस की वो गलत है या ठीक है, इसको कोई नहीं चेक कर रहा। तो इसका जो है इफेक्ट वो कम होता जा रहा है। अब जो नेक्स्ट है वो है इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये थर्ड हेडिंग बनाना है यहाँ पे, इलेक्शन ऑर्डर ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने ये ऑर्डर निकाल दिया है हर पॉलिटिकल पार्टी को कि आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन करने पड़ेंगे, मतलब टाइम टू टाइम आपको इंटरनल इलेक्शन करने पड़ेंगे। किसको? पॉलिटिकल पार्टी को अपने इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। जैसे आपने भी स्कूल में किए थे, अगर आप स्कूल में अपने हाउस के हेड को चुनते हैं तो भी इलेक्शंस होते हैं, तो ऐसे ही इंटरनल इलेक्शन पार्टीज़ के अंदर किए जाने चाहिए। एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। द पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग सो बट समटाइम इट इज़ मोर फॉर्मेलिटी। पार्टीज़ को ऐसे करने के लिए कहा गया लेकिन ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल काम हो गया, उसकी फॉर्मेलिटीज़ इसके बहुत ज़्यादा, मतलब ये मानो कि उसके अनफेयर मीन्स ज़्यादा निकाल लिए गए थे। एंड इट इज़ नॉट क्लियर इफ़ दिस स्टेप हैज़ लेड टू ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज़। चलो, ये तो हमने 3 कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात की थी। अभी इसके अलावा और भी कुछ ऐसे रिफॉर्म हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में किए जा सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो अभी जो जितने भी हमने इसके चैलेंजेस किए उसके अपोजिट में अगर आप बात करते हो, जैसे कि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं दी जा रही तो इंटरनल डेमोक्रेसी दे देना, वीमेन को कोटा दे देना, या फिर उनको इलेक्शन के टाइम पे पैसे दे देना, सरकार जो है वो पार्टीज़ को पैसा दे दे तो भी जो मनी पावर है उसका गलत यूज़ नहीं होगा। तो ये क्या फर्स्ट है, इंटरनल डेमोक्रेसी। इंटरनल डेमोक्रेसी में ये कहा गया है कि ऐसा रूल बनाया जाए, ऐसा लॉ बनाया जाए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंटरनल अफेयर में रेगुलेट कर सके, यानी कि उनके पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना रजिस्टर तैयार करें, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अपने रूल रेगुलेशन बनाए, लिखित में हो सारे, अपनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बने उनकी, और वो एक जज के रूप में काम करें। मतलब अगर पार्टी में कहीं कोई झगड़ा भी हो जाता है तो पार्टी अपने आप उसको सुलझा ले, तो ऐसा होना चाहिए। तो इससे पार्टियों में सुधार हो जाएगा। नेक्स्ट, कोटा फॉर वीमेन। सिर्फ और सिर्फ लोकल लेवल पे वीमेन को 33% जो रिजर्वेशन दिया गया है। तो और बाकी जो है हमारे जो स्टेट लेवल है या फिर नेशनल लेवल है वहाँ पर वीमेन को बिल्कुल भी रिजर्वेशन नहीं दे रखा। वैसे ही सिर्फ 5 से 10% तक वीमेन का पार्टिसिपेशन होता है। और ये कह रहे कि ये मैंडेटरी होना चाहिए वीमेन के लिए कि उनको टिकट दी जाए, उनको 1/3 रिजर्वेशन दिया जाए, कम से कम 33% रिजर्वेशन होना ज़रूरी है। और अगर वीमेन को ऐसा रिजर्वेशन दिया जाता है तो वीमेन भी डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में पार्टिसिपेट कर पाएंगे।
नेक्स्ट क्या बताया गया है, सिक्स्थ सुधार जो यहाँ बताया गया है कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन में स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, स्टेट पैसा लगाए। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंस, कि गवर्नमेंट को चाहिए कि पार्टीज़ को पैसा दिया जाए ताकि वो इलेक्शन में खर्च कर सके। दिस सपोर्ट कुड गिवन द इन काइंड मतलब किस फॉर्म में दिया जाए, वो पैसे की फॉर्म में नहीं बल्कि पेट्रोल दे दे, पेपर, टेलीफोन, ये सारी सुविधाएं देकर वो, जिससे पार्टी जो है वो जो एक्स्ट्रा खर्चा, एक्स्ट्रा एक्सपेंस है वो नहीं कर पाएंगे। और इट कुड बी गिवन इन कैश ऑन द बेसिस ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय द पार्टी एट लास्ट इलेक्शन में जो पार्टी ने वोट जीते थे उसके अकॉर्डिंग उसको कैश भी दिया जा सकता है। वो जिसने जितने वोट लिए थे वोट के अकॉर्डिंग उनका एक क्राइटेरिया बना देना चाहिए। ये सजेशंस तो दिए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किए। इफ़ एंड व्हेन दीज आर एक्सेप्टेड दिस कुड लीड टू सम इम्प्रूवमेंट। अगर पॉलिटिकल पार्टी इन सब सजेशंस को एक्सेप्ट कर लेंगी तो इससे पॉलिटिकल पार्टीज़ में ज़रूर सुधार होगा। बट वी हैव मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट लीगल सॉल्यूशन टू पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। ओवर रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। अब क्या है, पॉलिटिकल पार्टी जब ओवर रेगुलेशन में आ जाते हैं, जब रेगुलेट नहीं करती, तो इससे क्या होता है, उससे झगड़े हो जाते हैं। एंड दिस वुड फोर्स all parties to find ways to cheat the law. Besides, political parties will not agree to pass a law and they do not like. दो और तरीके यहाँ पर बताए गए हैं और कौन कौन से हो सकते हैं। ये 7th रिफॉर्मेशन है, बहुत सारे रिफॉर्मेशन दिए गए हैं, तो आपको कोई 5 इसमें से याद कर सकते हो। अगर आपका स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल सुधार पूछा जाता है तो 3 आ जाएंगे, एक तो एंटी डिफेक्शन लॉ, एक एफिडेविट, और तीसरा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ इलेक्शन कमीशन। बाकी अदर सजेशंस में ये सारे इसमें पॉइंट्स आ जाएंगे, कौन कौन से सजेशंस हो सकते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा हो सकता है, पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़। लोग अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ पे प्रेशर रखें तो भी वो सुधर सकती हैं, कि उनको ये हमेशा ये डर रहे कि भाई कहीं उन्होंने ढंग से काम नहीं किया, प्रॉपर काम नहीं किया, तो नेक्स्ट इलेक्शन में वो डिफीट हो जाएंगे। दिस कैन बी डन थ्रू द पेटिशंस, पब्लिसिटी एंड द एजिटेशंस। कैसे हो सकता है, अर्जियाँ लगाकर, एप्लीकेशन लगाकर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल करके, कोई पब्लिसिटी करके, या उनका विरोध करके, उसका एजिटेशन करके ऐसा किया जा सकता है। ऑर्डिनरी सिटीजन, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट एंड द मीडिया कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। इस काम में सबसे मेन रोल किसका होगा, सबसे मेन रोल होगा एक तो आम आदमी का, आम जनता, प्रेशर ग्रुप्स का और मूवमेंट ग्रुप्स का, या फिर हमारी जो प्रेस है, जो मीडिया है, वो भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, पार्टी पर दबाव बनाए रख सकती है, जिससे कि वो अपने आप को सुधार लें। क्यों, क्योंकि उनको यही है मेन बात कि सुधारा नहीं तो अगली जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे उसमें वो हार जाएंगे। द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। दूसरा एक और सुधार दिया गया है यहाँ पे 8वां, कि डेमोक्रेसी की क्वालिटी में अगर सुधार करना है तो पब्लिक पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही मुश्किल है पार्टियों को वैसे सुधारना। ए ऑर्डिनरी सिटीजन डू नॉट टेक पार्ट इन इट एंड सिंपली क्रिटिसाइज इट फ्रॉम द आउटसाइड। जो आम आदमी है वो इसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ बाहर से क्रिटिसाइज़ करना से पार्टियों में सुधार नहीं हो सकता। प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व बाय मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स। अगर बैड पॉलिटिक्स है, अगर गलत राजनीति है, तो उस गलत राजनीति की समस्याओं को तभी सुधारा जा सकता है जब एक अच्छी पॉलिटिक्स, अच्छी राजनीति बनाई जाए, अच्छी पॉलिसीज़ बनाई जाए। और ये जो है जो इसका लास्ट चैप्टर है उसमें भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाएगा। तो चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हुआ। इसके जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो हमने अभी डिस्कस भी किए थे। इसके देखो फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है चैलेंजेस, अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन द पार्टी, कौन कौन से सजेस्ट हैं, यहाँ पे कौन कौन से सजेशन दिए गए हैं। सजेशन में आप ये अभी लास्ट वाले जो मैंने बताए ये सभी सजेशंस हैं। साथ ही साथ अगर आप वो पॉइंट्स भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भी अगर आप इसमें करते हो तो ये भी तो वो भी कंसिडर होंगे। नेक्स्ट हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, क्या क्या काम करती है, जो ये फंक्शन जो काम करती है ना, जो फंक्शंस है वही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो जाएंगी। ओके, अभी ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।